हमारे विश्व इतिहास चल रहा है और ये 11 क्लास की बुक है, आप देख सकते हो। और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की है, ये आप देख सकते हो। यहाँ से हमारे टॉपिक चल रहा है ये यूरोप में पुनर्जागरण। ये सारे टॉपिक हो चुके हैं और ये भी टॉपिक हो चुका है हमारा। ये बुक चल रही है, ये भी हो गया है, ये बुक ही चल रही है हमारी। मंगोल साम्राज्य के उदय, ये भी कल पढ़ा लिया मैंने। पुनर्जागरण के प्रभाव। आज हमारा टॉपिक रहेगा कला और विज्ञान। ये दो क्षेत्र रहेंगे, पुनर्जागरण काल के विज्ञान और कला। उसके बाद हम पढ़ेंगे ये जो पुनर्जागरण के प्रमुख व्यक्तित्व है ना, वो पढ़ेंगे। और फिर औद्योगिक क्रांति भी आएगी, ये आप देख सकते हो। ये जो प्रमुख सुधारक है ना, ये पढ़ेंगे। जॉन वाइक्लिफ, ये पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में जॉन हंस, ये भी पढ़ेंगे। जॉन हंस कौन था, क्या था इसकी कृति। और सेवान लोला, ये भी पढ़ेंगे। इरेस्मस, ये भी पढ़ेंगे। तो फ्रांसीसी साहित्य से स्टार्ट होगा हमारा, फ्रांसीसी साहित्य पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अंग्रेजी साहित्य, ये देख सकते हो अंग्रेजी साहित्य। फिर स्थापत्य कला, ये भी पढ़ेंगे। ये सारे मैंने एनसीईआरटी बुक से ही नोट्स बनाए। फिर मूर्ति कला, मूर्ति कला पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ, क्या क्या प्रभाव पड़ा, वो पढ़ेंगे। फ्रांसीसी साहित्य में एक तो थे रॉबले, जो रेबेलोस और मोन्टाइनी, दो थे। तो रॉबलेस ने क्या कहा, यह कथन था इनका, केवल मनुष्य ही हंस सकता है। ये किसका कथन था? रेबेलास का। उसके बाद रेबेलास की रचना कौन कौन सी थी? तो पातागुवेल और गार्गेतुआ दो थी। वैचारिक और साहित्यिक धरातल पर एक ताजी हवा की तरह सिद्ध हुई, जिसमें सांस लेकर फ्रांस को स्फूर्ति मिली। इसलिए उसकी पहली पुस्तक को नया संदेश कहा गया। किसकी पुस्तक को? रेबेलस की रचना को नया संदेश कहा गया। दूसरे तेज साहित्यकार कौन थे? मोन्टाइनी प्रथम आधुनिक व्यक्ति की उपाधि इनको प्राप्त थी। फिर अंग्रेजी साहित्य में हम पढ़ेंगे चौसर और कैटेबरी टेल्स, है ना। तो लोक कथाओं में साहित्य का रूप प्रदान किया गया, रूढ़ियों पर एवं रूढ़ियों पर भी किया गया। अपने प्रथम बार सेक्शन बोली का कलात्मक प्रयोग किया गया। सेक्शन बोली यानी कि जहाँ की जो स्थानीय बोली हो, इसी से विकसित होकर राष्ट्रभाषा अंग्रेजी का उदय हुआ। राष्ट्रभाषा अंग्रेजी का उदय हुआ। चौसर की रचनाओं में सांसारिक चीज़ों, मनुष्य की कमजोरियां और उसके स्वभाव का वर्णन है। चौसर की जो रचनाएं थी ना, चौसर कौन था? अंग्रेजी साहित्यकार। टॉमस मूर ने 1478 से 1535 में अपनी कृति कौन सी थी? यूटोपिया में एक आदर्शवादी समाज की कल्पना की और अपने समय के एक जनजीवन में व्यापक सामाजिक बुराइयां और आर्थिक दोषों का निरूपण किया था। किसने किया था? टॉमस मूर ने। किस में किया था? यूटोपिया में। फिर है शेक्सपियर, मैकेबेन, हेलमेट, इनकी पुस्तकें थी। मैकबेन, हेलमेट और किंग नियर, ऑर्थेलो, रोमियो जूलियट और मर्चेंट ऑफ वेनिस, है ना। ये इनकी पुस्तकें थी शेक्सपियर की, जो अंग्रेजी साहित्यकार थे। फिर एडम स्पेंसर, कौन थे? एडम स्पेंसर अंग्रेजी साहित्यकार। एडम स्पेंसर का फेयरी क्वीन और क्रिस्टोफर मार्लो और तैमूर लंग ग्रेट और एडवर्ड द ज्यू ऑफ माल्टा और डॉक्टर फॉस्टन जैसी कृतियों में राष्ट्रवाद, व्यापार की विस्तार और भौतिकवाद की छवि दिखाई देती है। ये इनकी पुस्तकें हैं, इनको अच्छी तरह याद रखना। ये पुस्तकों को ही कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट ग्रेड में तो ऐसा ही आएगा कि फेरी क्वीन, क्रिस्टोफर मार्लो, तैमूर लंग ग्रेट, एडवर्ड द ज्यू ऑफ माल्टा और डॉक्टर फॉस्टन जैसी कृतियाँ में क्या किसने लिखी थी? ये एडमंड स्पेंसर ने लिखी थी। फिर है इरेस्मस कौन थे? वो भी अंग्रेजी साहित्यकार थे। इरेस्मस, हॉलैंड के इरेस्मस की कृति मूर्खता की प्रशंसा इनकी कृति थी, इन द फेज ऑफ फॉली। तथा स्पेन के सर्वेंटिन ने डॉन क्विगजोट की रचना की थी। डॉन क्विगजोट की रचना किसने की थी? सर्वेंटिन ने, जो स्पेन के थे। और ये इरेस्मस किसके कहाँ के थे? हॉलैंड के निवासी थे। ये एनसीईआरटी के सारे पॉइंट है। इरेस्मस जिसमें उस युग के सामंती जीवन पर व्यंग्य है और राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में फ्रांस की मासिग्लियो की कृति है डिफेंडर ऑफ पीस में पोप के राजनीतिक हस्तक्षेप को गलत बताया गया।
तो ये इनकी जो सामंती जीवन है ना उस पर व्यंग्य और हंसी जो कहानी लिखी थी इस इरेस्मस ने, मूर्खता की प्रशंसा, वो सामंती जीवन पर व्यंग्य है ना। अब पढ़ेंगे स्थापत्य कला। गौतिक कला का पहले प्रचलन कहाँ हुआ था? पुनर्जागरण काल में हुआ था। जबकि भारत में गौतिक कला का पुर्तगाली लाए थे। कौन लाए थे? पुर्तगाली लाए थे। धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों प्रकार की स्थापत्य कला का प्रचलन था। पहले राजा ही स्थापत्य कला के विकास में योगदान करते थे। अब व्यापारी वर्ग और धनिक वर्ग द्वारा भी स्थापत्य कला में योगदान दिया गया था। अब पढ़ेंगे मूर्ति कला। धार्मिक और धर्मेंद्र विषय पर मूर्ति कला का निर्माण हुआ। प्रमुख मूर्तिकार कौन थे? लॉरेंस गिरबती। इनके द्वारा निर्मित मूर्तियां फ्लोरेंस के गिरजाघर के बाहर रखी गई थी। माइकल एंजेलो पीटर की मूर्ति किसने बनाई थी? अब माइकल एंजेलो ने बनाई थी। पेटा की मूर्ति जीसस भी कहते हैं, जीसस को क्रॉस में उतारा गया तथा तब मदर मेरी की गोद में जीसस की दम तोड़ते हुए की मूर्ति किसने बनाई थी? पेटा की मूर्ति ये भी उन्होंने बनाई थी। दी पोप के सीसन्स 3 चैपल को भीतरी सत में लेप चित्र दिया। पाइटा नामक प्राची प्रतिमा और सेंट पीटर था ना, उनके गिरने के गुंबद का डिजाइन भी बनाया गया। इनकी वजह से माइकल एंजेलो को अमर हो गया। माइकल एंजेलो की पेटा की मूर्ति भी थी और दी पाइटा, ये दोनों पुस्तकें किसकी थी? प्रति यानी चित्रकार किसके थे? माइकल एंजेलो के थे। और ये सारी कलाकृतियाँ रोम में, कहाँ है? रोम में। रोम इटली जो रोमन सभ्यता के नाम से जानी जाती है। और वास्तुकार फिलिप्पो ब्रूनलेसी है ना, 1337 से 1446 तक था। इन्होंने फ्लोरेंस के भव्य गुंबद को ड्यूमो यानी कि गुंबद को क्या कहते हैं? ड्यूमो का प्रतिरूप प्रस्तुत किया। इन्होंने अपना पेशा मूर्तिकार के रूप में प्रस्तुत किया था। किसने किया था? फिलिप्पो ब्रूनलेसी ने, है ना। ये भी एनसीईआरटी में सारे पॉइंट है ना, वही मैं दे रही हूँ, दूसरे कोई नहीं है इसमें। चित्रकला का प्रभाव क्या था? विश्व वस्तु, मानव जीवन, संवेदना, भावनाओं, सौंदर्य को प्राथमिकता दी गई थी। चित्र कैनवास पर बनाए जाते थे। चटकीले व चमकीले रंगों का प्रयोग हुआ था। चित्रकारों ने अपने नमूने के तौर पर प्राचीन कृतियाँ नहीं थी, उनके पास कोई नमूना नहीं था। लेकिन मूर्तिकारों की तरह उन्होंने चित्र बनाने की कोशिश की। उनको अब मालूम हो गया कि रेखा गणित के ज्ञान से चित्रकार अपने परिदृश्य को ठीक तरह से समझ सकता है तथा प्रकाश में बदलते गुणों का अध्ययन करने का उनके चित्रों को त्रिआयामी यानी 3D डिजाइन के 3D के रूप दिया जा सकता है। इन्होंने ये कहा था रेखा गणित का हमें ज्ञान होना चाहिए, तभी हम चित्रकला को स्पष्ट रूप से और अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। अब लेप चित्र, पेंटिंग कहते हैं उसे। लेप चित्र के लिए तेल का प्रयोग में चित्रों को पूर्व की भांति तुलना में अधिक रंगीन और चटक बनाए गए थे। और उनके अनेक चित्रों को दिखाए गए वस्त्रों के डिजाइन और रंग समायोजन में चीनी और फारसी और चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है। उनको मंगोलों से मिली थी ये जो चित्रकला मिली थी उनको मंगोलों से मिली थी और उस पर चीनी और फारसी का प्रभाव दिखाई देता है जो इन्होंने चित्र बनाए थे। लियोनार्डो विंची मोनालिसा भी थी इनकी पुस्तक, आपको याद है। ये क्या था? ये मूर्तिकार भी था, चित्रकार भी था, वैज्ञानिक भी था, गणितज्ञ भी था, दार्शनिक भी था और संगीतकार भी था, इंजीनियरिंग भी था। ये सब इसमें गुण थे। किसमें थे? लियोनार्डो विंची। उन्होंने उनके चित्रकारों के साथ वैज्ञानिक और गणितज्ञ भी उनके कंप्लीट मैन की संज्ञा दी जाती है। मोनालिसा इनकी पुस्तक थी और द लास्ट सफर, ये दो इनकी पुस्तकें थी। द लास्ट सफर जजमेंट चर्च की दीवार पर सृष्टि के आरंभ से लेकर प्रलय तक का चित्र है। द लास्ट जजमेंट इसके अंदर है ना। अब हम बढ़ेंगे माइकल एंजेलो के चित्र। तो वो द लास्ट जजमेंट थी ना, वो भी माइकल एंजेलो की थी। द लास्ट सफर है ना, वो लियोनार्डो विंची की थी, है ना। तो माइकल एंजेलो मूर्तिकार चित्रकार भी था, दोनों था। पेटा 15 फीट की ऊंची प्रतिमा एंजेलो की खुद की बनाई थी उन्होंने 15 फीट की। राफेल का चित्र मैडोना ने बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में अभी फर्स्ट ग्रेड में आया था। और दिव्य नारीत्व का प्रदर्शन चित्र में सजीवता और सुंदरता का कारण प्रसिद्ध हुई थी ये राफेल। बर्सेलो टीसीएस सामंतों व सम्राट परिवार की महिलाओं के अनेक प्रोर्ट्रेट बनाए थे चित्र इन्होंने। बेसेलो टीसीएस ने अनेक प्रोर्ट्रेट बनाए। दस्ताने पहने हुए व्यक्ति का भी आदमी चित्र बनाया था। दस्ताने पहने हुए व्यक्ति का आदमी है ना, आदमी था, चित्र इन्होंने बनाया था बेसेलो टीसीएस ने। प्रमुख मूर्तिकार कौन कौन से थे इस काल में, पुनर्जागरण के काल में? लॉरेंस गिबेती, दानोतेलो, माइकल एंजेलो, ये सब थे मूर्तिकार। अब संगीत पढ़ेंगे। प्रारंभ में ईसाई धर्म में संगीत निषेध था। प्रारंभ में संगीत तो ईसाई धर्म में नहीं
सुना जाता था। लेकिन एम्ब्रोज ने चर्च में संगीत का आरंभ किया था। किसने किया था? एम्ब्रोज ने। और ओपेरा संगीत का उदय पियानो, वायलिन आदि में प्रारंभ किया था। ओपेरा तो संगीत था, एम्ब्रोज ने चर्च में संगीत आरंभ किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। संगीतकार कौन था? ओपेरा तो संगीत का उदय किया था उन्होंने, और एम्ब्रोज चर्च में संगीत का आरंभ किया था। एपोरा संगीत था, जबकि संगीतकार था मस्कीनस। कौन था? मस्कीनस था इस काल का महान संगीतकार था। अब बढ़ेंगे विज्ञान का प्रभाव। मजहबी और धार्मिक नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से विचार करने का अवसर दिया गया इस काल में। फ्रांसीसी बेकन फ्रांस वैज्ञानिक दृष्टिकोण का वर्णन करते हुए ज्ञान की प्राप्ति प्रेक्षण और प्रयोगों से ही हो सकती है। ये किसने कहा था? फ्रांसीसी बेकन ने कहा था। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बुक के अंदर ये परिभाषा दी हुई है। टॉलेमी पृथ्वी संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र है। किसने कहा था? ये टॉलेमी ने कहा था कि पृथ्वी है ना बीच में, और सभी ग्रह यानी सूर्य वगैरह सब इसके चक्कर लगाते, लेकिन ये मान्य नहीं था। फिर किसने लिखा था? कोपरनिक्स ने। कोपरनिक्स था ना, उसने इम्पोर्टेंट है। सर्वमान्य मत भी यही है। सूर्य सौर मंडल का केंद्र बिंदु है। इन्होंने कहा था सूर्य है ना वो सौर मंडल का केंद्र बिंदु है, पृथ्वी सहित सभी वस्तुएं इनके चारों ओर चक्कर लगाती हैं। ये कोपरनिक्स ने सर्वप्रथम कहा था। फिर गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया था? दूरबीन का। और रोजर बेकन ने सूक्ष्मदर्शी यंत्र का। और वेसेलियस ने मानव शरीर की रचना की थी। वेसेलियस ने। विलियम हॉर्वे ने रक्त प्रवाह की रचना की थी, या उसका संस्थापक माना जाता है विलियम हॉर्वे। कोपरनिक्स क्रांति 1473 से 1543 तक। ईसाइयों की धारणा थी कि मनुष्य पापी है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस मत की आपत्ति जताई थी। जो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया ना, उसी के अनुसार यूरोपीय विज्ञान क्षेत्र युगांतरी परिवर्तन मार्टिन लूथर के समकालीन था। ये कौन था? कोपरनिक्स था ना, ये मार्टिन लूथर के समकालीन था। इटली के ब्रूनो ने भी इसका समर्थन किया था। कि इटली के ब्रूनो था ना, उसने कोपरनिक्स का इसलिए समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि सूर्य है ना वो ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है, उसके ग्रह चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस मत का ब्रूनो ने, जो इटली निवासी थे, इसका समर्थन किया था कोपरनिक्स का। दी खिल्यूसन निब्स परिभ्रमण इस पुस्तक को प्रकाशित नहीं करना चाहते थे। कौन? कोपरनिक्स। ये क्योंकि ये एक निष्ठावान ईसाई थे। वो इस बात से डर रहे थे कि परंपरावादी ईसाई धर्मनिष्ठ अधिक नहीं कि ईसाई थे ना वो इसका विरोध ना कर दे, इसलिए इन्होंने अपनी प्रति को प्रतिपादित दिया, उसको नहीं छपवाया था। लेकिन बाद में इन्होंने अपने, जब ये मृत्यु शैया पे लास्ट स्टेज में थे ना, तब इन्होंने अपने एक दोस्त था या उनका जो अनुयायी था, उनको जोसिम रिटिकस को ये प्रति ले दी थी। और क्या इनका मानना ये था कि ये आगे छपवा भी सकता है। जोहानेस केपलर ने इस गैलीली ये दो थे। इन्होंने केपलर ने स्वर्ग और दोनों ने स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर को समाप्त कर दिया। और केपलर ने अपने ग्रंथ कास्मोग्राफिकल है ना में मिस्ट्री, कास्मोग्राफिकल मिस्ट्री यानी खगोलीय रहस्य में कोपरनिक्स के सिद्धांत को सूर्य केंद्रित सौर मंडल को लोकप्रिय बनाया था। किसने बनाया था? केपलर ने बनाया था लोकप्रिय, क्योंकि ये तो चल बसा था, जिससे ये सिद्ध हुआ कि सूर्य के चारों ओर वर्ताकार यानी सर्किल नहीं, पृथ्वी है ना, पृथ्वी या जितने भी ग्रह है ना, ये वर्ताकार चक्कर नहीं लगाते, दीर्घ वर्ताकार मार्ग पे परिक्रमा करते हैं। ये रेट में प्रश्न आया था कि सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह है ना वो किस तरह चक्कर लगाते हैं, तो दीर्घ वर्ताकार चक्कर लगाते हैं। गैलीलियो ने अपने ग्रंथ में दी मोशन यानी गतिशील जीवन विश्व के सिद्धांतों की पुष्टि की थी। तो गैलीलियो ने दूरबीन का तो आविष्कार किया था, और द मोशन इनकी बुक थी, उसके अंदर सारे सिद्धांतों को गतिशील बताया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के साथ ही अपनी प्रकाष्ठा की ऊंचाई को ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड का अध्ययन किया था। किसने? न्यूटन ने। और गुरुत्वाकर्षण शक्ति का सिद्धांत भी न्यूटन ने दिया था। अब नेक्स्ट में जो नोट्स मिलेंगे ना आपको, ये प्रमुख सुधारक कौन कौन से हैं, जॉन वाइफ के लिए मैंने बता दिया। इन सब सुधारणों को बाद में पुनर्जागरण काल में जो जितने भी समाज सुधारक थे ना, उसको मैं बताऊंगी, और थोड़े से पुनर्जागरण का प्रभाव, ये सब पढ़ के सुनाऊंगी मैं। अब इसके नोट्स नहीं बनाऊंगी, नोट्स बनाने की इसकी कोई ज़रूरत इतनी नहीं है। तो पुनर्जागरण के परिणाम क्या क्या हुआ है, तो ये देख सकते हो। ये परिणाम को मैं बुक से ही पढ़ाऊँगी आपको, और बुक से ही समझाऊँगी, है ना, ये सारे परिणाम। और उसके बाद धर्म सुधार आंदोलन ये बता दिया इन्होंने, और इसके कारण क्या क्या थे वो कारण भी आपको इसी बुक से पढ़ा के समझाऊंगी कि इसका क्या कारण थे, इनके क्या क्या कारण थे, कितने क्रूसेड वगैरह सारे युद्ध हुए थे ना वो